जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का अपने चैनल डिटेल में के अंदर। आज हम मनुस्मृति का पार्ट नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पार्ट नंबर 1 मनुस्मृति का और पार्ट 2 वो हमने पहले से डिस्कस कर लिया है। आज हम पॉलिटिकल साइंस, इंडियन पॉलिटिकल थॉट का जो हमारा टॉपिक चल रहा है मनुस्मृति, उसका पार्ट 3 हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज जो है वो पार्ट 3 डिस्कस होगा। ठीक है, पार्ट 2 हमने पिछले वाली वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिया था। तो देखिए, पहले की जो सारी चीजें थी, जैसे कि आपका आपका ऑरिजिन ऑफ द स्टेट हो गया, क्वासी कॉन्ट्रैक्चुअल थ्योरी, उसके बाद में आइडियल्स ऑफ अ किंग और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ किंग एंड ड्यूटीज ऑफ द किंग, सम जुडिशरी रूल्स, ये सारी चीजें जो है मैं आपको पिछले वाले जो पार्ट 2 है मनुस्मृति का, उसमें मैं आपको ये सारी चीजें बता चुका हूँ। इसमें अपन शुरू करेंगे टैक्सेशन पॉलिसी क्या थी मनुस्मृति के अंदर जो बताई गई है वो, यानी कि मनु ने टैक्सेशन पॉलिसी किस प्रकार से बताई गई है वो अपन देखेंगे। तो देखिए, टैक्सेशन पॉलिसी जो है उसमें पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। अब देखिए, किसी भी पॉइंट को जो मैंने आपको लिख रखा है 1 2 3 4 या फिर ABCD करके, आप ऐसे किसी भी पॉइंट को नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये कॉलेज का पेपर है, स्कूलों में ये चल सकता है, लेकिन कॉलेज में क्या होता है, आपको पैराग्राफ में लिखना पड़ेगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको पॉइंट्स में लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पर जो टैक्सेशन के बारे में मैं बता रहा हूँ, जैसे कि अलग अलग प्रकार के जो टैक्सेस है, 7 प्रकार के टैक्सेस, उनको आप 1 2 3 4 करके लिख सकते हैं। लेकिन उसके ऊपर के जो ये पॉइंट है, लिमिटेड टैक्स, मीन्स टू कलेक्ट टैक्स वाज प्योर, ये सारे जो पॉइंट्स हैं इसको आपको एलोबरेट करके लिखना है, थोड़ा सा डिस्कस बड़ा करके लिखना है और पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो टैक्सेशन पॉलिसी देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है यहाँ पर, लिमिटेड टैक्स, यानी कि जो भी टैक्स लगाए जाएंगे जनता के ऊपर, वो क्या होना चाहिए, लिमिटेड होने चाहिए। यानी कि उनकी इनकम इतनी होनी चाहिए कि वो आराम से पे कर दे टैक्सेस को। ठीक है, यदि आप क्रॉप का शेयर ले रहे हो तो इतना उत्पादन होना चाहिए कि वो आराम से उस शेयर को क्या कर दे, पे कर दे। ठीक है, और यदि मान लो किसी साल उत्पादन नहीं हुआ या क्रॉप जो है वो फेल हो गई, तो टैक्सेस में कंसेशन जरूर होना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते तो जनता के मन में राजा की जो भावना है वो एक नेगेटिव कैरेक्टर की तरह बन जाएगी, और आने वाले टाइम पे जनता जो है वो राजा के लिए विरोध भी कर सकती है। सेकंड पॉइंट देखिए, मीन्स टू कलेक्ट टैक्सेस वाज प्योर। आप जो टैक्सेस को कलेक्ट कर रहे हैं, पहली बात तो ये कि वो लिमिटेड होना चाहिए। दूसरी बात ये, एक तरीका होता है टैक्सेस को कलेक्ट करने का। यदि आप मार पीट के कलेक्ट कर रहे हैं तो वो तरीका जो है वो फेयर नहीं है, वो इनजस्ट नहीं है। तो जो मीन्स है, जो तरीका है टैक्स को कलेक्ट करने का, वो प्योर होना चाहिए। थर्ड पॉइंट देखिए, ऑल द टैक्सेस वर इम्प्लीमेंट टू डेवलप देयर सिटीजन्स। ठीक है, जितने भी आपने टैक्सेस लिए हैं तो वहाँ पर आपको किंग की एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो टैक्सेस बिचौलियों के हाथों में, या जो मिडिल मैन होते हैं, या जो करप्शन करने वाले जो लोग हैं, उनके हाथों में ना जाए, और वो टैक्सेस का जो आउटपुट है वो जनता की भलाई के लिए हो। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, विदाउट टैक्सेशन ए किंग कैन नॉट रन देयर एडमिनिस्ट्रेशन। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, आज के जो गवर्नमेंट है, आज की या किसी भी टाइम की कोई भी गवर्नमेंट, वो बिना पैसों के नहीं चल सकती। ठीक है, टैक्सेशन जरूरी है, लेकिन लिमिटेड टैक्स होने चाहिए, तरीका होना चाहिए सही टैक्सेस को कलेक्ट करने का, और बीच में करप्शन नहीं होना चाहिए, वरना जो जनता ने जो पैसे दिया है उसका जनता को जो है वो एक आउटपुट नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो 7 प्रकार के जो है टैक्सेस मनुस्मृति के अंदर बताए गए। पहला है लैंड टैक्स। अब लैंड टैक्स, यदि आपकी लैंड बहुत ज़्यादा फर्टाइल है तो आप 1/6 पे करेंगे, जो भी आपका क्रॉप प्रोडक्शन होगा उसका 1/6। ठीक है, यदि आपकी लैंड मीडियम फर्टाइल है तो 1/8 पे करेंगे। ठीक है, यानी कि जो भी आपको उत्पादन हुआ है उसका 1/8 पार्ट। ठीक है, और यदि आपका लैंड जो है वो बहुत ज़्यादा लो फर्टाइल है तो जो भी उत्पादन हुआ है उसका 1/10। ठीक है, सेकंड देखिए, फीस लगाई जाती है किसी भी काम को करने के लिए। यदि कोई निर्धारित फीस है तो वो लगाई जाती है। जैसे कि आप लोग कॉलेज में जाते हो, स्कूल में जाते हैं, तो फॉर्म भरते हैं ना, तो फॉर्म की फीस होती है। उसी प्रकार से उस टाइम पे जो भी एसेंशियल काम होते थे उसके लिए फीस। थर्ड पॉइंट, फाइन्स। यदि किसी ने कुछ गलत काम कर दिया है तो उसके ऊपर जो है चार्जेस लगाए जाएंगे। चौथा, टैक्सेस ऑन वाटर रिजर्वायर्स, क्योंकि पानी आप पी रहे हो, ठीक है, एनिमल्स को पिलाओगे, ठीक है, तो वाटर रिजर्वायर्स पे भी क्या लगेगा, टैक्स लगता है। टैक्सेस ऑन एनिमल्स, क्योंकि एनिमल्स यदि आपके क्या कर आप
पहले तो क्या होता था कि एनिमल्स बहुत ज़्यादा लोग बाग पालते थे, ठीक है। तो एनिमल्स पाल लिया, अब एनिमल्स को ग्रेजिंग करवाने भी ले जाना पड़ेगा, ठीक है। वो घास वास खाएंगे, अपना चारा खाएंगे, फोडर, ठीक है। तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। टैक्सेस ऑन आर्टिजन्स, जो आर्टिजन्स होते थे या जो अदर ऑक्यूपेशंस है उनके ऊपर भी क्या लगाया जाएगा, टैक्स लगाया जाएगा। और कुछ ऐसी चीज़ें होती थी जिनके ऊपर सेल्स टैक्स लगाया जाता था, ठीक है। इसके बाद में देखिए 4 वर्णास होते हैं मनुस्मृति के अंदर जो बताए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यास और शूद्र। आगे बढ़ने से पहले देखिए, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जिस प्रकार से ये चार्ट में मैंने आपको बता रखा है, ये चार्ट तो आपको बनाने ही बनाने हैं, लेकिन ये जो भी आपके पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसको आप सेंटेंसेस में लिखिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करिए, एलोबोरेट करके लिखिए। और जो मार्जिन्स है ना, वो मार्जिन्स भी आपको दोनों तरफ बनानी है। जैसे कि मेरी अभी यह नोटबुक आप देख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें लेफ्ट तरफ एक रेड कलर की मार्जिन है, राइट तरफ नहीं है। तो राइट तरफ आपको मार्जिन बनानी है अपने पेन से, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिए, चार्ट आप जरूर बनाइए ज़्यादा से ज़्यादा, और फिर डिटेल में उसको एक्सप्लेन करिए, ठीक है। तो ओरिजिन ऑफ वर्णास, 4 प्रकार के वर्णास होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इन चारों को लाइन से याद करना, ठीक है, लाइन से लिखोगे तो अच्छा लगेगा। अब ओरिजिन इन वर्णास का, तो ब्राह्मण्स का जो ओरिजिन है वो ब्रह्मा जी के मुंह से हुआ है। क्षत्रियों का ओरिजिन ब्रह्मा जी के आर्म से हुआ है, बाजुओं से। वैश्यास का जो ओरिजिन है वो ब्रह्मा जी के ऊह पार्ट से हुआ है, ऊह पार्ट यानी कि जो प्राइवेट पार्ट होता है वहां से। और 4th पॉइंट, यहाँ आप जो शूद्र है उनका जो ओरिजिन है वो ब्रह्मा जी के फीट से हुआ है, ठीक है। अब ड्यूटीज ऑफ डिफरेंट वर्णास, अलग अलग वर्णास जो है अलग अलग कार्य के लिए रेस्पॉन्सिबल है। जैसे कि जो ब्राह्मण्स है वो टीचिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, नॉलेज देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्षत्रिय जो है वो अपनी कंट्री को डिफेंड करेंगे, किससे, एक्सटर्नल आर्मी से, एक्सटर्नल जो इन्वेजन हो रहा है या जो दुश्मन है उनसे। वैश्यास ट्रेड के लिए, बिजनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और जो शूद्रास है वो इन तीनों वर्णास को सर्व करेंगे। जैसे डोमेस्टिक काम हो गए वो कर दिया, ठीक है, खेतों में काम कर दिया, ये सब जो सर्विंग का काम होता है ये काम कौन करेगा, शूद्रास। अब देखिए एक स्पेशल नोट है, स्पेशल नोट में ये बता रखा है ऋग्वेद के अंदर भी और मनुस्मृति के अंदर भी। जो ऋग्वेद है उसके अंदर ही साफ साफ लिखा हुआ है। अब ऋग्वेद कब लिखा गया, ऋग्वेदिक टाइम में। अब एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ऋग्वेद का जो टाइम है वो है आपका 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी, ठीक है। और जो लेटर वैदिक का जो टाइम है वो है आपका 1000 बीसी से लेकर आपका 600 बीसी, ठीक है। ऋग्वेदिक पीरियड 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी, और इसी टाइम पीरियड पे केवल और केवल ऋग्वेद ही लिखा गया। और ऋग्वेद ही सबसे पुराना वेद और सबसे बड़ा वेद है। बाकी के जो 3 वेद है, यजुर्वेद, अथर्ववेद और जो सामवेद है, वो आपके लेटर वैदिक पीरियड में लिखे गए, यानी कि 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी में, ठीक है। एक बार मैं इसको इरेज कर लेता हूं, ठीक है। तो ऋग्वेद में जो ऋग्वेद लिखा गया, ऋग्वेदिक पीरियड में जो ऋग्वेद लिखा गया उसके अंदर कोई भी मैनिपुलेशन नहीं था। यानी कि उसमें जो वर्णास बांटे गए वो ऑन द बेसिस ऑफ कर्मा है। यानी कि ब्राह्मण का बेटा यदि है और उसको उसके अंदर शारीरिक बल बहुत ज़्यादा है तो वो क्षत्रिय का काम कर सकता है, वो अपनी कंट्री को डिफेंड कर सकता है, उसमें कोई भी रोक टोक नहीं है, ऑन द बेसिस ऑफ कर्मा था, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे लेटर वैदिक पीरियड आया उसके अंदर जो ऋग्वेद भी जो था वो पहले लिखा जा चुका है, लेकिन उसके अंदर मैनिपुलेशन होने चालू हो गया, ठीक है। यानी कि जो कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने छेड़छाड़ कर दी ओरिजिनल टेक्स्ट के अंदर, और उन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ कर्मा से बदलकर ऑन द बेसिस ऑफ कर्म कर दिया। जैसे कि यदि कोई ब्राह्मण का बेटा है तो वो पढ़ाई लिखाई ही नॉलेज ही देगा दूसरों को, भले ही उसको खुद को नॉलेज की जरूरत हो, ठीक है। तो ये चीज है। नेक्स्ट आप देखिए कि 4 आश्रम्स यहाँ पर बताए जाते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, ये आपको लाइन से याद करने हैं, एकदम आपको ये सीक्वेंस से याद करने हैं, ठीक है।
और इसके नीचे जो नंबर्स लिखे हुए वो नंबर्स ये है आपकी एज। पहले जो है एक ह्यूमंस की एज जो है वो 100 साल मानी जाती थी। तो 0 से 25 साल तक आप ब्रह्मचर्य पीरियड में रहेंगे। अब क्या होता है वो भी अपन देखते हैं। ब्रह्मचर्य पीरियड यानी कि आपको नॉलेज गेन करनी है, आपको अपना वीर्य नाश बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि उस टाइम पे वीर्य जो है वो परिपक्व नहीं होता। उसके बाद में 25 से 50 साल तक आप गृहस्थ में जाएंगे, आप शादी करेंगे, संतान उत्पत्ति करेंगे, ठीक है, और गृहस्थ के जो भी कार्य है वो आपको करना है, ठीक है। उसके बाद में 50 से 75 साल तक आपको जंगलों में जाना है, वानप्रस्थ, और आपको नॉलेज गेन करनी है। और 75 से 100 साल तक सारे रिश्ते नाते आपको साइड में रख के मोक्ष की प्राप्ति के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। अब सारे रिश्ते नाते आपको साइड में रखने, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आपसे मदद मांगने आए तो और आप अपनी तपस्या में लीन है, ऐसा नहीं करना है। सबसे बड़ी तपस्या तो दूसरों को सर्व करना ही होता है, ठीक है। तो ब्रह्मचर्य देखिए, अब ब्रह्मचर्य भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका उपाकुर्बना, कि भैया 0 से 25 साल तक वो ब्रह्मचारी रहेगा, उसके बाद में वो गृहस्थ में जाएगा, ठीक है। एक होता है आपका नैष्ठिक ब्रह्मचारी, कि अब तक मैं जब तक मैं मरूंगा नहीं आजीवन मैं ब्रह्मचारी रहूंगा, ठीक है। तो दोनों ही प्रकार के जो है वो सही है। अधिकतर जो साधु संत है अधिकतर वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी को फॉलो करते हैं, ठीक है। सेकंड आता है अपना गृहस्थ 25 से 50 साल। ये इसमें आपको मैरिज करनी है, शादी करनी है, यजनाएं से आपको परफॉर्म करना है। आपका जो ऋण है, पितर ऋण हो गया, देव ऋण, ऋषि ऋण, गुरुओं की शिक्षा, उस ऋण को आपको चुकाना है, ठीक है। और सोसाइटी को क्या करना है, सर्व करना है। उसके बाद में देखिए वानप्रस्थ। वानप्रस्थ 50 से 75 साल के लिए, 25-25 साल के लिए होता है ये, ठीक है। सारी चीजें बस एक ब्रह्मचारी ऐसा है, उपाकुर्बना यदि फॉलो कर रहे हैं तो 0 से 25 साल तक तो ब्रह्मचारी, और यदि नैष्ठिक कर रहे हैं तो आजीवन ब्रह्मचारी, ठीक है। तो वानप्रस्थ में 50 से 75 साल के लिए आप वान मतलब क्या होता है, वान मतलब होता है जंगल। आप जंगलों में जाएंगे और आपको नॉलेज गेन करनी है, ठीक है। जो आध्यात्मिक नॉलेज है, जो अबाउट द सोल, आत्मा का जो स्पिरिचुअल नॉलेज है वो आपको क्या करनी है, गेन करनी है। और इस टाइम पीरियड पे जो आपको भिक्षा लेनी है, भिक्षा मतलब आपको कोई भी खाना खुद से नहीं पकाना, ना आपको उगाना है, आपको दूसरों से भिक्षा मांग के जो है भोजन एकत्रित करना है। इसके बाद में आता है संन्यास 75 से 100 साल के लिए। इसमें भी आपको जो है भिक्षा का कंसेप्ट इसमें भी लागू होता है, ठीक है, 75 से 100 साल के लिए। और इसमें आपका पूर्णतः फोकस होना चाहिए किसके ऊपर, मोक्ष के ऊपर। मोक्ष क्या होता है, फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ, यानी कि हमने एक जन्म ले लिया तो पिछले बार हमने जन्म लिया, ठीक है, हमें मोक्ष नहीं मिला इसलिए हमने एक और जन्म ले लिया, आगे इस जन्म में भी मोक्ष नहीं मिला, आगे हम जन्म पर जन्म लेते जाएंगे अलग अलग योनियों में, ठीक है। बस जो भजनानंदी है और किसी कारणवश भजन चालू किया और मोक्ष नहीं मिल पाया तो ह्यूमन योनि में उनको मिलेगा, मनुष्य योनि में। पर यदि वो भजनानंदी भी नहीं है तो उसको जो है अलग अलग जीव जंतु की योनियां उसको प्राप्त होगी, ठीक है। तो जो भजनानंदी होते हैं, जो भजन करते हैं, नाम जप करते हैं, यदि किसी कारण का भजन रुक गया, उम्र पूरी हो गई, तो फिर वो अगला जन्म लेंगे मनुष्य योनि में, और वहीं से वो जो है उनका भजन चालू होता है, ठीक है। नेक्स्ट, तो अभी के लिए आप लोग इतना देख लीजिए। अगली जो भी चीज़ें आएगी जैसे कि इंटर स्टेट रिलेशन हो गया, वॉर में, पीस में, थ्योरी ऑफ मंडल, 6 फोल्ड पॉलिसी, और ये नीचे लिखा हुआ है जो फोर मीन्स ऑफ पॉलिसी, यानी कि साम दाम दंड भेद। इसको मैं शॉर्ट में बता चुका हूँ पार्ट 2 में, अब डिटेल में इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये अपन नेक्स्ट पार्ट में कवर अप कर लेंगे, वरना वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में आप लोगों ने देख लिया टैक्सेशन पॉलिसी को, और इसके बाद में 4 वर्नास को, 4 आश्रम्स को। इसके बाद में जो फॉरेन पॉलिसी आएगी और जो सप्तांग थ्योरी बचेगी वो अपन नेक्स्ट वीडियो में क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। तो जिन भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए, और आपका दिन शुभ हो। थैंकिंग यू।